सभी को नमस्कार। एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लेकर के, जो कि आपके यूपीएससी परीक्षा, एनटीए नेट और यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जिनमें आपको जनरल पेपर, कॉमन पेपर के से प्रश्न पूछे जाएंगे, जीएस से प्रश्न पूछे जाएंगे या जीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रायः पॉलिटी, भारतीय संविधान सभी परीक्षाओं में उससे 2 या 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज का विषय। कोई इसमें भूमिका नहीं बनाएंगे ज़्यादा, क्योंकि विषय महत्वपूर्ण है, बातें नहीं। तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये हमारा आज का विषय है। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। बात करते हैं भाग 1, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। इससे पहले सभी अनुच्छेदों का संक्षिप्त परिचय और सभी भागों का संक्षिप्त परिचय आप लोगों को दिया जा चुका है एक वीडियो में। आप इसी चैनल पर देखेंगे तो आपको वह वीडियो मिल जाएगी, और बार बार आप वीडियो को सुने, जिससे कि आपको अनायास ही ये सारा का सारा विषय याद हो जाए और परीक्षा में आप अपने नंबरों की रक्षा और अपनी रक्षा पूरी तरह से कर पाएँ। आइए, और भी कहीं से यदि आपको मटेरियल मिलता हो, कोई बाकी जगह से आप पढ़ते हो, तो कहीं से भी आप पढ़ें। लक्ष्य है आपको पेपर में उत्तीर्ण होना, और उसके लिए आप कहीं से भी पढ़ते हो, कैसे भी पढ़ते हो, उसको आपको पूरा करना चाहिए। हमारा भी एक प्रयास है कि हम आपको सुविधा दे सकें, ऐसी सुविधा दे सकें कि आप मात्र सुन करके ही विषय को तैयार कर लें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का विषय। भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? संघ का नाम एवं उसका क्षेत्र। ये पूछा जाता है कई बार, संघ का नाम और उसका क्षेत्र किस अनुच्छेद में पठित है? तो अनुच्छेद 1 में पठित है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। जो तेलंगाना, झारखंड आदि जो नए राज्य बने हैं, वो अनुच्छेद 2 के अनुसार ही उन राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना की जाती है। अच्छा, यहाँ पर जो है नामकरण की बात नहीं की गई है। नामकरण के लिए अनुच्छेद 3 आता है। नए राज्यों का निर्माण, उसका नामकरण एवं पुराने राज्यों का क्षेत्रफल, सीमा एवं नाम में परिवर्तन। तो क्षेत्रफल, सीमा, उनका नाम क्या होगा, उनका नाम परिवर्तित करना है, ये सब जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। अभी भारत में 2 राज्य ऐसे हैं जिनको लेकर के देशों के साथ तो सीमा विवाद चलता है, लेकिन 2 राज्यों के बीच में भी सीमा विवाद चल रहा है। आपसे प्रश्न है कि कौन से वो 2 राज्य हैं जिनके बीच में अभी भी सीमा विवाद चल रहा है? और एक ने तो उसको ऑक्यूपाइड, दूसरे मतलब पहले राज्य का नाम ऑक्यूपाइड डाल के दूसरे राज्य का नाम, जैसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, उसी तरह से उन्होंने ये टर्म भारत के 2 राज्यों के लिए प्रयोग की थी। तो आपको बताना है कि वह 2 राज्य कौन से हैं जिनके बीच में सीमा विवाद चल रहा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाग 2, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। भाग 2 में है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। तो अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के आरंभ में नागरिकता। नागरिकता की बात सबसे पहले अनुच्छेद 5 में की गई है, और अनुच्छेद 6 में भी ऐसे लोगों की नागरिकता का अधिकार जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर रहे हैं। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? उसके बाद 7 और 8 यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, 9, तो इसीलिए उनकी बात ना करके सीधे 10 की बात करते हैं। नागरिकता के अधिकार की निरंतरता। और अनुच्छेद 11 कहता है संसद नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित कर सकती है। तो आपको सीधे सीधे ये समझना है, भाग 2 के अंदर जो बात की गई है मोटी मोटी, वो बात की गई है नागरिकता को लेकर के। नागरिकता का टॉपिक हमने पिछले अपने वीडियो में किया था। आप लोग संपूर्ण वीडियो को देख करके नागरिकता के विषय को समझ सकते हैं। नागरिकता कैसे छीनी जाती है, नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, सभी विषयों का समावेश उस वीडियो में किया गया है। तो आप अवश्य उस वीडियो को देखें और अपने विषय को तैयार करें। तो भाग 2 जो सीधे सीधे जो बात करता है, नागरिकता की बात करता है। आइए शॉर्ट में अगर बात करें तो आपसे पूछा जाए नागरिकता कौन से भाग में नागरिकता की बात की गई है, तो भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। आइए, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है आपका भाग 3। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक भाग 3 है। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा क्या है। अनुच्छेद 13 कहता है नैतिक मूल्यों के ह्रास के कारण असंगत नियम। और मूलतः संविधान ने 7 मूलभूत अधिकार प्रदान किए थे, अब केवल 6 मूलभूत अधिकार है। याद रखेंगे, पहले 7 थे, अब 6 रह गए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम और 1978 के अनुसार 44वां संविधान संशोधन कब हुआ
हुआ था? 44th अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978 में, ठीक है। और इसके अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है संविधान के भाग में। अब यह केवल एक कानूनी अधिकार, ये अब इसको मूल अधिकार से हटा करके, फंडामेंटल राइट से हटा करके इसको विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने रह गए? अब 6 रह गए हैं। आगे आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण मूल अधिकार हैं। महत्वपूर्ण मूल अधिकार की बात करें तो सबसे पहले है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। याद रखिए, समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक आता है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता, मतलब न्यायिक पृष्ठभूमि पर सभी लोग बराबर होंगे। जब किसी को न्याय मिलेगा तो वहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान मान करके वहाँ पर न्याय की व्यवस्था भारत में की जाएगी। तो यही होता है विधि के समक्ष, विधि अर्थात लॉ, उसके समक्ष सभी जो है बराबर रहेंगे। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ये इतने कारणों से जो है कहीं पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसका धर्म क्या है, उसका मूल वंश क्या है, जाति क्या है, लिंग क्या है या उसका जन्म स्थान क्या है, इस आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये बात करता है अनुच्छेद 15। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? कितना कट रहा है भाई? अनुच्छेद 16 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। सबको लोक नियोजन, सरकारी नौकरी या कहीं पर लोक में कोई किसी को नियुक्ति देनी हो तो सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। किसी जाति, व्यक्ति विशेष, जाति, जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी से अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। नियुक्ति का अधिकार या लोक नियोजन का अधिकार किसी से छीना नहीं जा सकता। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी, कोई किसी को छूता नहीं था, पहले ये सब चलता था, तो उसको अनुच्छेद 17 के द्वारा उसका परिहार किया गया है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन, पहले कोई राय बहादुर, कोई चौधरी, इस तरह की उपाधियां लगाते थे लोग जो लोगों को दी जाती थी, लेकिन अब केवल शैक्षिक उपाधियों को ही मान्यता दी गई है और शैक्षिक उपाधियों के अतिरिक्त कोई दूसरी उपाधि कोई लगा नहीं सकता। इसीलिए उपाधियों का उन्मूलन अनुच्छेद 18 के द्वारा किया गया। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 6 अधिकारों की गारंटी देता है। अब समझिए वो 6 अधिकार क्या है। एक तो वाक स्वातंत्र्य, वाक स्वातंत्र्य मतलब बोलने की स्वतंत्रता। अब ये नहीं कहीं भी कुछ भी बोले, लेकिन ठीक है अपने मत को रखने के, अपने आप को एक्सप्रेस करने की सभी को स्वतंत्रता है। और इसे ही अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति का अधिकार कहा जाता है। बिना हथियार शांतिपूर्ण आप एकत्र होकर के कहीं पर जो है अपने किसी कार्यक्रम को कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियार और शांतिपूर्ण तरीके से। और एक नियम भी है, कुछ बहुत बड़ी गैदरिंग है तो लोकल पुलिस को पहले बताना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको वहां पर रोका नहीं जा सकता। शांतिपूर्वक और बिना हथियार के यदि आप कहीं पर गैदरिंग करते हैं तो। संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार, इतनी संस्थाएं हैं, इतने संघ हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता अपनी संस्था बनाने से, अपना संघ बनाने से। ये भी आपको उस अधिकार देता है अनुच्छेद 19। ये पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर भ्रमण करने की स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के अंदर आपको कहीं भी घूमना हो, आपको वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी आपको अधिकार दिया गया अनुच्छेद 19 के द्वारा। और भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कहीं पे भी आप निवास कर सकते हैं और कहीं से भी अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके किसी दूसरी जगह आप स्थापित कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, बशर्ते ज़मीन आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी की ज़मीन पर कब्जा कर ले। तो ये अधिकार भी आपको अनुच्छेद 19 के द्वारा मिला है। उसके बाद कहते हैं कोई भी आप नौकरी पेशा ले, ये नहीं कि आपको कोई एक विशेष पेशा लेना है, कोई उपजीविका, कोई व्यापार, कोई कारोबार आप जो चाहे करना चाहें कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 आपको इसकी स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। इसको समझिए,
इसमें जो स्वतंत्रता दी गई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको देखिए, 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है इसके अंतर्गत। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अब बार बार तो लोग क्या करते हैं कि किसी ने अपराध कर दिया उसको सजा नहीं देते, लेकिन बार बार ताने मार मार के उसको जो है उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। संविधान कहता है कि एक अपराध एक बार सजा दो, बार बार किसी ने चोरी की है तो एक बार चोरी की सजा दे दो जो भी देनी है, बार बार उसको सजा नहीं दी जा सकती। और अपराधी को अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। ये आपको जब जिस समय जो कानून है उस कानून के अनुसार ही सजा मिलेगी। बाद में कानून, आपको याद होगा निर्भया का केस, उसमें एक नाबालिग था तो उस समय नाबालिगों के लिए कोई कानून नहीं था, तो जो भी जुवेनाइल कोर्ट का जो जस्टिस था उसके हिसाब से उसको कुछ साल बाद, 3 साल बाद शायद, उसको बरी कर दिया गया, क्योंकि उस समय ऐसा कानून नहीं था। तो उसको कठोर सजा सभी देना चाहते थे लेकिन उसको सजा नहीं दे पाए क्योंकि कानून हमारा ऐसा नहीं था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, लेकिन उस बदले हुए कानून के अनुसार उसको सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि अपराध करते समय जो कानून होगा उसके अनुसार ही उसको सजा मिलेगी। ये कौन सा कहता है? ये बात करता है अनुच्छेद 20। ध्यान रखेंगे इसको। किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कोई अपने ही विरुद्ध गवाही दे वैसे कोई देगा नहीं, लेकिन किसी को बाध्य भी नहीं किया जा सकता क्योंकि अपनी गवाही अपने लिए मान्य नहीं होगी। सीधे सीधे ये समझ लीजिए, क्योंकि बाध्य करना ना करना वो तो फिर एक साबित करने वाली बात हो जाएगी, लेकिन अपनी गवाही अपने ही अगेंस्ट में मान्य नहीं होगी, ये उसको एडमिसेबल नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा, अपने प्राणों की और अपने देह की रक्षा की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है। अनुच्छेद 21 का उसकी बात करते हैं। अनुच्छेद 21 का क्या कहता है? अनुच्छेद 21 का बात करता है, राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वां संविधान संशोधन 2021, इसको कहते हैं हम RTE, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन आता है आपको, ये आता है आपका 21 के, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, ठीक है। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा एवं कुछ मामलों में नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षा। यदि किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। किसी को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तारी के विरुद्ध आप सुरक्षा ले सकते हैं, गिरफ्तारी के विरुद्ध आप अपने लॉयर से बात कर सकते हैं, और कुछ मामलों में नज़रबंदी, जो हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, उसके विरुद्ध भी सुरक्षा की मांग की जा सकती है। अब देखिए क्या है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है? गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा। यदि किसी को गिरफ्तार, किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको अरेस्ट करने के अंदर, अरेस्ट करते हुए उसको उसका कारण बताना होगा। ये बात करता है अनुच्छेद 22, ठीक है। आप खाली बात याद नहीं रखेंगे, अनुच्छेद भी याद रखना है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर इसको दंडाधिकारी, मतलब उसको कोर्ट में पेश करना होता है। ये समझिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कोर्ट में लेकर के जाना होता है। ये भी बात करता है अनुच्छेद 22। उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाए, उसको उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाती है, या फिर उसको कोई दंड दिया जाता है, या उसको बरी किया जाता है, जमानत दी जाती है, जो भी होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन आरक्षकों का, पुलिस का कार्य है उसको गिरफ्तार करना, उसको गिरफ्तारी के समय कारण बताना, अनुच्छेद 22, और उसके बाद कारण बताने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कोर्ट में पेश करना, ये भी अनुच्छेद 22। ये ध्यान रखना है हमें। कथा भी याद रखनी है। कथा के साथ साथ हमें जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अनुच्छेद याद रखने हैं, क्योंकि पूछे अनुच्छेद ही जाएंगे। और तीसरा जो बताया था, 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी ना, तो तीसरे प्रकार की स्वतंत्रता है, गिरफ्तार हुए व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। अपनी पसंद का वकील। अब अपनी पसंद के वकील में देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। कोई अगर धनी व्यक्ति है तो अपनी पसंद का वकील, जिसको चाहे जेठमलानी को हायर करे, चाहे कपिल सिब्बल को हायर करे, वो उसकी मर्जी, वो जो जितना वो अफोर्ड कर पाए। यदि वह वकील नहीं ला सकता है अपने लिए, उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो सरकार का कर्तव्य है कि वह उसको वकील उपलब्ध कराए, वो भी फ्री में। इसी को जो है विधिक स्वतंत्रता कहा गया है कि उसको कानूनी सहायता दी जाएगी, चाहे वो अपराधी हो चाहे नहीं हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24। ये भी पूछा जाता है शोषण के विरुद्ध, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। मानव के दुर्व्यापार और
बलात् श्रम का प्रतिषेध, जबरदस्ती किसी से कार्य नहीं करा सकते, अनुच्छेद 23 कहता है। और मानव के दुर्व्यापार, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, ये भी अनुच्छेद 23 कहता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाने या खाने में रोजगार देने का प्रतिषेध। ये समझ लो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर कोई नहीं रख सकता, कारखानों में नहीं रख सकता, खानों में खान जो बनती है जिसमें खोद करके निकाला जाता है, रोजगार नहीं देना चाहिए, नहीं दिया जा सकता है। अनुच्छेद 24 इसका निषेध करता है। तो ये दो अनुच्छेद भी अक्सर पूछे जाते हैं, ये भी हमें ध्यान रखने हैं। अनुच्छेद 28 पर आते हैं। तो अनुच्छेद 28 क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 बात करता है धार्मिक स्वतंत्रता की। तो अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म का आचरण करो, प्रचार करो, उसकी स्वतंत्रता रहेगी। अधीत बोधाचरण प्रचारणी, ऐसे ही मुझे यहाँ पर जो है वो याद आ गया, नैषधीय चरितम, वो भी ऐसे ही धर्म का प्रचार, अधीत बोधाचरण प्रचारणी, 4 प्रकार से अपने धर्म का प्रचार करते थे। तो उनका धर्म कर्तव्य रूप से माना जाता था, कर्तव्य को ही धर्म मानते थे। यहाँ तो धर्म से तात्पर्य आप समझते हैं क्या है, तो इसकी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य कीजिए, उनका प्रबंध कीजिए, ये आपको स्वतंत्रता रहेगी। अनुच्छेद 27 कहता है, मतलब धर्म से जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है, ये समझ लो 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता हो गया। ठीक है, धर्म से जुड़ा हुआ है। और अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों एवं संदाय के बारे में स्वतंत्रता। टैक्स फ्री होती है कई सारी संस्थाएं जिनको धर्म के आधार पर टैक्स फ्री कर दिया जाता है, तो वो भी जो है अनुच्छेद 27 उनको ये अधिकार देता है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। कोई होना चाहे तो हो सकता है, ना होना चाहे तो किसी को किसी धार्मिक सभा में, किसी धार्मिक कार्यक्रम में या किसी धार्मिक प्रार्थना में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत उसको यह अधिकार मिला हुआ है। अब अनुच्छेद 29 और 30 देखिए, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 एवं 30, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। आइए बात करते हैं इस पर भी। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक में कौन आते हैं? अल्पसंख्यक में मुस्लिम आते हैं, अल्पसंख्यक में सिख भी आते हैं, और भी अल्पसंख्यक जिनको भी भारत सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ में माना गया होगा, उनके हितों की रक्षा जो की जाती है अनुच्छेद 29 के द्वारा की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो अल्पसंख्यकों की अपनी कई संस्थाएं होती है। उदाहरण के लिए आपको मैं 2-3 उदाहरण दे देता हूँ, विवादित नहीं होंगे क्योंकि ये तो भारत सरकार ने ही स्थापित किए हैं, तो उदाहरण देने में हम तो ज्ञान बांट रहे हैं छात्रों को ना, तो दे सकते हैं। ठीक है, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया एक अल्पसंख्यक संस्थान है। सेंट स्टीफन कॉलेज, ये भी एक अल्पसंख्यक संस्थान है। या फिर आप और ले लीजिए खालसा कॉलेज, खालसा कॉलेज भी एक दिल्ली का जो खालसा कॉलेज है वो भी एक अल्पसंख्यक संस्थान है। तो इस तरह के जो अल्पसंख्यक संस्थान है उनको गवर्न करने का, उनको चलाने का भी उनको अधिकार जो मिला हुआ है वो अनुच्छेद 30 के द्वारा मिला हुआ है। अनुच्छेद 31 क्या कहता है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह अनुच्छेद निरसित हो चुका है। प्रश्न बन सकता है, दूसरे पेन से कर रहा हूँ, प्रश्न बन सकता है कौन सा अनुच्छेद निरसित हो चुका है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 निरसित हो चुका है। आइए अनुच्छेद 32 पर आते हैं। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, मौलिक अधिकारों को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसकी बात करता है अनुच्छेद 32। भाग 4 क्या कहता है? भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। तो भाग 4 में आते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। 12 से 35 तक याद रखिए, 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स आते हैं और 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व जो ड्यूटीज़ है उनकी बात की गई है। तो आज बस पाठ को यहीं पर रोकेंगे। आज इतना ही, आप इसको रिवाइज कीजिए, इसको बार बार देखिए, तो अगला जो पाठ है आपके लिए
कल फिर लेकर के आएंगे इससे आगे का जो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक का। उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे और जो महत्वपूर्ण विषय होंगे सभी को प्रायः हम एक बार इस वीडियोस के द्वारा कवर करते हुए चलेंगे, जिससे परीक्षा में आपका कोई प्रश्न छूटने ना पाए।